Guys, am I audible? Are you there? Chal. So next part you all right beta, resolution. Resolution. If you recall, once we have discussed this part थोड़ा बहुत कि it is not possible to separate enantiomers by physical methods like distillation, recrystallization. ठीक है, diastomers can be separated because they have different physical properties, and enantiomers have identical physical properties, so they cannot be separated by फिजिकल मीन्स, फिजिकल मेथड्स. इसलिए उनके लिए स्पेशल मेथड है जिसका नाम क्या है बेटा? रेजोल्यूशन. ठीक है, एक छोटा सा नोट डालिएगा अपने नोट्स में, लिखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, racemic mixture into pure components, into pure components. आपके पास रेसिमिक मिक्सचर है, दैट मीन्स enantiomers आपने यहां पर ले रखे हैं D+L करके, उनको सेपरेट करना है डी में और एल में. इसको आपने क्या नाम दिया प्रोसेस को? रेजोल्यूशन. ये क्या है बेटा? रेजोल्यूशन. अच्छा, ये क्या है? इसको क्या बोलोगे? ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस? रेसिमिक मिक्सचर. तो इसको बोलेंगे रेसिमाइजेशन. इसको क्या बोलेंगे बेटा? रेसिमाइजेशन. सो रेसिमिक मिक्सचर से प्योर कंपोनेंट और प्योर कंपोनेंट से रेसिमिक मिक्सचर, तो उसके हिसाब से हम बोल देंगे रेजोल्यूशन या रेसिमाइजेशन. ठीक है, इसको हटाते हैं बेटा. नो सर. Guys, so to convert to separate enantiomers into pure components, what we do, we convert them into diastereomers. क्योंकि डायस्टेरियोमर्स अगर बन गया उसके बाद तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, है ना. आप उसको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एनेंशियोमेरिक पेयर्स को डायस्टेरियोमेरिक पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करते हैं? आई विल गिव यू वन एग्जांपल. इस तरह के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, हम एक केस लेकर उसको समझ लेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर अस. और याद रखना है कि रिजोल्यूशन मेथड है जिससे हम सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि आपको एक नोन रिएक्शन के थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. जैसे CH3 या CH3 लिखने के बजाय मैं R लिखता हूं बेटा, कि यहां पर मैं लिख दूंगा RC डबल बॉन्डो OH, RCOH. RCOH. Here R is having कायरल पार्ट. तो ये एक कायरल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड. मान लीजिए कि इसका ही मिक्सचर है डेक्स्ट्रोलेवो का, इसी का डेक्स्ट्रोलेवो है जिसको अपने को सेपरेट करना है. तो हम क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन हम करा देते हैं एक एल्कोहल से. ROH हमने लिख दिया, R- इसको मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि ये जो R- है इसके पास भी कायरल पार्ट है, और इसको हम केवल डेक्स्ट्रो लेते हैं. डेक्स्ट्रो लिया, अकेला डेक्स्ट्रो लिया, और इनका आपस में रिएक्शन करा दिया. क्या आपको याद है वो फ्रूटी स्मेल वाली रिएक्शन? कैन यू रिकॉल? एस्टेरिफिकेशन. ये 9-10 में पढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये रिएक्शन चूज की.
तो एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग यू एस्टर, एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग यू एस्टर। कैसा एस्टर बनता है बेटा? यहां से OH और यहां से H हटा दो, दैट मीन्स वाटर निकाल दो, जो बच गया वही है आपका एस्टर वाला पार्ट, मतलब RC डबल बॉन्ड O और इधर आएगा R डैश। और खास बात क्या है बेटा, ये R के अंदर भी कायरल सेंटर है, इसके R डैश में भी कायरल सेंटर है। अब अगर प्रोडक्ट की कायरलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशंस मिलेंगे बेटा, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चरली तो एक ही है, लेकिन कायरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नहीं मिलने वाला। कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है बेटा? तो आप बोलोगे कि भाई जब ये इसका डेक्स्ट्रो पार्ट लिया और इसका डेक्स्ट्रो तो लिया ही है, ये तो केवल डेक्स्ट्रो है, तो आपका एक जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी DD कॉम्बिनेशन का। दूसरा प्रोडक्ट किस कॉम्बिनेशन का होगा बेटा? LD कॉम्बिनेशन का होगा, LD। अब याद करो कितनी बार हमने ये चीज की हुई है कि अगर दो आपको ऐसे दिए हुए कनेक्टिविटी वगैरह सेम है और अगर एक DD है और दूसरा LD है, तो बताओ इनको आपस में क्या रिलेशन देते हैं नाम? डायस्टीरियोमर्स। That means now we will be able to separate them. Yes, sir. अब इसको तुमने डिस्टिलेशन वगैरह से सेपरेट कर दिया, तुमको अलग कंपोनेंट में एक कंपाउंड आ गया, कंटेनर में एक कंपाउंड आ गया और दूसरे कंटेनर में दूसरा कंपाउंड आ गया। फिर तुम इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, इसका वापस से हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपको डेक्स्ट्रो वाला एसिड अलग मिल जाएगा और इधर आपका लेवो वाला एसिड अलग मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमने करा दिया। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी, इसको कॉपी कर लो बेटा। डन बेटा? यस सर। ओके गाइस, ये भी पार्ट देखो फिनिश हो गया। अब छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, हमने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया, पूरी आइसोमेरिज्म आप मानकर चलिए हो गया। अब इसमें जैसे एक नॉमेनक्लेचर है जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। थ्रियो एरिथ्रो नॉमेनक्लेचर, 1 मिनट की चीज है ये बस। होता क्या है कई बार, जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूं ऐसा, गाइस तो थ्रियो एरिथ्रो नॉमेनक्लेचर केवल इतनी छोटी सी चीज है कि फिशर प्रोजेक्शन में जब आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे आपको दिखाई दें तो उसको एरिथ्रो बोलेंगे। बस इतना लिख लो, दैट इज इनफ। और इसको थ्रियो, तो अगर कहीं पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले तो घबराएं नहीं, केवल उसको जो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको यूज करें एंड देन आगे सॉल्व कर लें जो भी उसने पूछा हो। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। तो इसी तरह से एक दो चीजें और बताऊंगा आपको। एपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, ये कहीं हो सकता है क्वेश्चंस में आपको दिखाई दे जाए। हो गया बेटा? अब आप एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा अबाउट एपीमर्स। हो सकता है कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए, ऑल्दो ये सब बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। एपीमर्स ये क्या होते हैं बेटा? सो आई विल गिव यू फ्यू स्ट्रक्चर्स। जैसे ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, इफ यू रिकॉल पहले भी मैंने ये ड्रॉ किया है बेटा, ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में आपको ये बना कर देता हूं गाइस, जस्ट सी दिस, इसका नाम है मैनोज।
डी मैनोज। क्या कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बोले कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहां पर डिफरेंस दिख रहा होगा, राइट? बाकी सब जगह सेम है। जी ये बताइए, अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स को याद करके करें तो ये दोनों आपस में क्या हैं? डी ग्लूकोज और डी मैनोज इनैंशियोमर्स लग रहे हैं, डायस्टेरियोमर्स लग रहे हैं, या आइसोमर्स ही नहीं है? डायस्टेरियोमर्स लग रहे हैं, डायस्टेरियोमर्स लग रहे हैं। क्यों भाई? या तो सारे कॉन्फ़िगरेशंस एक जैसे हों तो आइडेंटिकल, और अगर सारे पलट जाएं, ऑपोजिट हो जाएं तो इनैंशियोमर्स। अगर एक कुछ चेंज हुआ, दो चेंज हुए, बाकी नहीं हुए, तो अकॉर्डिंगली हम डायस्टेरियोमर्स बोलना शुरू कर देते हैं। याद है ना ये सब चीजें? इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए बेटा? डायस्टेरियोमर्स, राइट? एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान से देखो। एक और एग्जांपल देखो। बताइए बेटा, किस कार्बन पे इस पे डिफरेंस आ रहा है? कैन यू सी? इसका नाम गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज। किस कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है बेटा? अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो अगर ग्लूकोज के कंपैरिजन में इसको देखेंगे तो किस कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है आपका? राइट ना? फोर्थ पे आ रहा है। ये भी डायस्टेरियोमर हो गए। जो एपीमर्स हैं वो स्पेशल टाइप के डायस्टेरियोमर्स हैं, जिनमें डिफरेंस जो है केवल एक कायरल कार्बन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी मैनोज क्या है ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे इट इज C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। इट इज C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज क्या है? तो आप बोलेंगे C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। क्या मेरी बातें समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। चलो ये लिख लो, इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। ठीक है? डन बेटा? चलो डेफिनेशन लिखो बेटा एपीमर्स की। लिखिएगा, एपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। एपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स, but difference is only at one chiral carbon. Difference is only at one chiral carbon. For example, D-mannose is C2 epimer of D-glucose. D-mannose is C2 epimer of D-glucose. इन्हीं वर्ड्स में आएंगे क्वेश्चंस बेटा। ठीक है? तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों स्कोरिंग हो जाता है? क्योंकि रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नया क्वेश्चन बनने की चांस है वो थोड़ा कम है। रिएक्शंस देखे, नॉट चेंज, है ना? ये जो एग्जांपल से देखे, नॉट चेंज, इसके बियॉन्ड और बहुत कुछ नया करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टिल दे ट्राई टू फ्रेम न्यू क्वेश्चंस, बट जो चांसेस हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत कम है, इसीलिए ये स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है? ये एपीमर्स आपने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट डालिएगा बेटा इसमें एनोमर्स। एनोमर्स
ये टर्म आपको दिखाई देंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में। एनोमर्स, एनोमर्स देखो बेटा, इसमें जैसे अगर आप रिकॉल करें, फिर से मैं ग्लूकोज लिख देता हूं बेटा, CHO, यहां पर मैं लिख रहा हूं OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH। आपको रिंग चेन टॉटोमेरिज्म याद है बेटा? रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, उसमें हम लोगों ने ये जैसे ऑक्सीजन है यहां पर अटैक किया। कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व होता है कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शंस जब न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है तो ऐसे अटैक होगा, ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग होती है, प्रोडक्ट कैसा बनता है बेटा, यहां पर NU, यहां पर O। ये याद है, मैंने ये सब बताया था बेटा रिंग चेन टॉटोमेरिज्म के टाइम पे, है ना। अब खास बात ये कि अगर मैं यही वाली रिएक्शन यूज करूं और मैं यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल एक एल्कोहल ले लूं, तो एल्कोहल के पास भी लोन पेयर है, वो भी इसी तरह से अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग होगी, फिर क्या होगा बेटा, यहां पर ऑक्सीजन R और ये जो H है यहां प्लस आ जाएगा, यहां पर O माइनस आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये H यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, ये OR बन जाएगा। ये भी मैंने उस टाइम पे बताया था बेटा। ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं हेमियासिटल। क्या बोलते हैं बेटा? हेमियासिटल या फिर हेमिकीटल बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू हैव स्टार्टेड विद एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा? हेमियासिटल और हेमिकीटल। किसी को रिएक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो। अब आप उसी को इसमें अप्लाई करो, बड़ा सा केस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, सीधे सीधे ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा O माइनस, मानते हैं कि नहीं, और फिर वो OH ले लेगा, इसका H ले लेगा, राइट। तो ये डिजाइन कैसा दिखाई देगा? ये डिजाइन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं अगर ठीक से बनाऊं तो यहां पर OH, H, H, OH, OH, H इतना नॉर्मल है, और एक नया OH, H क्रिएट हुआ, और यहां का जो O था वो ऐसे जाकर कनेक्ट हो गया, और यहां पर CH2OH, और ये H अपनी जगह पर है। याद रखना कार्बन कहां कहां पर है, कंफ्यूज मत होना, ये केवल डिजाइन के लिए बनाया है, यहां कोई कार्बन नहीं, कार्बन यहां पर है, कार्बन यहां पर है, कार्बन यहां पर है, कार्बन यहां पर है, कार्बन यहां पर, और एक कार्बन ये। इसमें से बताइए बेटा, कायरल तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, ये 4 पहले से कायरल हैं, नया कायरल कौन आया अभी अभी? क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा? ये कायरल कार्बन अभी अभी आया है, और जब पहले कोई कार्बन कायरल नहीं था, अभी वो कार्बन कायरल बना, तो बताइए वो कायरल डेक्स्ट्रो बनेगा कि लेवो बनेगा? वी कांट से, दोनों बन सकता है ना, 50-50 चांस है दोनों का। जो दोनों बनेगा तो मुझे इसके अलावा एक और लिखना पड़ेगा बेटा, एक और मुझे लिखना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। एक और मुझे लिखना पड़ेगा जिसमें OH इस साइड लगाएंगे, बाकी किसी भी कार्बन पे कोई चेंज नहीं करेंगे, एज सच हम कॉपी कर देंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं करेंगे। 1 2 3 4 किया, और यहां पर ये इसी तरह से ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट कर दिया, CH2OH हो गया। फिर से वही चीज दिखाने के लिए, केवल ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, और ऊपर भी एक कायरल आया है जो नया था अपना, और अच्छा ये नीचे वाला भी एक हमारे लिए वैसा ही पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप देखो कार्बन टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कार्बन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस कार्बन पे 2 आ गए, डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे,
उस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन पलट रहा है, क्योंकि ये कार्बन पहले कायरल नहीं था। इस कार्बन को कहते हैं कौन सा कार्बन बेटा? ये एक स्पेशल कार्बन है, कीटल कार्बन होगा, एसिटल कार्बन या हेमी एसिटल हेमी कीटल कार्बन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसी जगह ये चीज बनी जिसको हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोलते हैं। ये जो दो आपको मिल रहे हैं ना इस प्रोसेस में, इनको कहते हैं एनोमर्स। ये आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं, लेकिन इनका नाम क्या है बेटा? इनको क्या रिलेशन देते हैं? एनोमर्स। इसको हम नाम देते हैं अल्फा ग्लूकोज और इसको नाम देते हैं बीटा ग्लूकोज। बताइए बेटा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स पे डिफरेंस आता है कायरलिटी का? बोलिए, कितने कार्बन एटम्स पे डिफरेंस आ रहा है? देखकर बताओ। ओनली वन। और वन कार्बन पे डिफरेंस पे उसको क्या बोलते थे? थोड़ी देर पहले हमने नाम क्या दिया था? एपीमर। दैट मींस एनोमर्स आर आल्सो एपीमर्स। एनोमर्स आर आल्सो एपीमर्स, बट ये स्पेशल एपीमर्स हैं। सारे एपीमर्स एनोमर्स नहीं होते, लेकिन सारे एनोमर्स एपीमर्स जरूर होंगे। जो एनोमर है उसमें किस कार्बन पे डिफरेंस आएगा? हमेशा इस कार्बन पे, जिसको कीटल एसिटल कार्बन कहेंगे, हमेशा उसी पे डिफरेंस आएगा। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई? हाँ, कभी वो एल्डिहाइडिक कार्बन होगा, कभी वो कीटोनिक कार्बन होगा। उसी कार्बन पे रिएक्शन होने के बाद आपको इस तरह से एनोमर्स मिलेंगे। सब इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। कॉपी कर लो बेटा इसको भी लिखा देता हूं मैं नोट। गाइस, इसके लिए नोट लिख लीजिएगा, एक लिखिएगा, an enomer is nothing but an epimer. An enomer is nothing but an epimer at hemiacetal or hemiketal carbon. At hemiacetal और हेमीकीटल कार्बन। हेमीएसिटल और हेमीकीटल कार्बन चाहिए तो ज्यादा सिंपल वर्ड्स में लिख लो ब्रैकेट में, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन। तो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हेमीएसिटल और हेमीकीटल कार्बन कहते हैं। बट वो पहले क्या था बेटा? बिफोर प्रोसेस वो था एल्डिहाइडिक कार्बन या फिर कीटोनिक कार्बन। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? यस सर। यस। चलो, ये एपीमर वाला पार्ट भी हमने फिनिश कर लिया। इसको हटा दें बेटा ये सब। गाइस, एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर थोड़ा बहुत मैं आपको कन्वर्जन सिखा देता हूँ। जैसे फिशर प्रोजेक्शन दिया है, सॉहर्स दिया है, तो वो आपस में कैसे हम रिलेट करें। ठीक है। सो सबसे पहले बात तो आप ये समझ लो कि एक कंपाउंड डेकालीन सुना है बेटा? डेकालीन कंपाउंड ये होता है। ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, और एक आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको देखकर बताइए बेटा, कौन सिस है और कौन सा ट्रांस है? ध्यान से देखो इसको, कौन सा सिस लग रहा है, कौन सा ट्रांस लग रहा है? कौन सा सिस लग रहा है और कौन सा ट्रांस लग रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है आपको? सिस लग रहा है। देखो, पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा? आप इनके एच भी बना दो। अगर ये इक्विटोरियल जा रहा है तो एच एक्सियल हो गया, अगर ये इक्विटोरियल जा रहा है तो ये एक्सियल हो गया। ठीक है। अब सिस ट्रांस निकालने का तरीका क्या होता था? याद करो, अपर लोअर लोअर, अपर अपर अपर, इस तरह देखते थे। ये बताओ एच एच को देखने में हमको ट्रांस है कि सिस है? तो हम देखेंगे यहाँ पर, बताइए एच ऊपर दिख रहा है या ये बॉन्ड ऊपर दिख रहा है?
ये अपर साइड हो गया। यहां देखकर बताओ बेटा, लोअर साइड। तो बताइए अपर लोअर साइड क्या होता है मिला करके? सब लोग समझ गए? अब इस वाले में देखो बेटा, इधर तो आपको एच यहां दिखाई देगा, और इस वाले के इसमें जो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये एक्सियल दिख ही रहा है, तो यहाँ पर इक्विटोरियल हो गया। ये आपका अपर हो गया, ये भी अपर हो गया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? अब ये बताइए इन दोनों में से किस किस फॉर्म में जो है बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो इक्विटोरियल इक्विटोरियल दिखाई दे रहे हैं? इसमें देखो, ये हमारे लिए बल्कि हो गया, ये हमारे लिए बल्कि हो गया, बल्कि हो गया, बल्कि हो गया। जबकि इस वाले में बल्कि कहाँ चला गया? एक्सियल में। कहाँ होना चाहिए था? इक्विटोरियल स्टेबिलिटी के लिए। कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुआ इसका मतलब? तो आप लिख लीजिएगा ट्रांसडेक्कालीन इज मोर स्टेबल दैन सिसडेक्कालीन। डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल सकते हैं बेटा इस पे, है ना? जब मैं बोलता हूँ डायरेक्टली, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली यही आ जाएगा, वो कुछ चेंजेस करके देगा, बट कॉन्सेप्चुअली आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल घर पे पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। लिख लिया सबने? आपने लास्ट में स्टेटमेंट सिस लिखा बेटा लास्ट में, अपर अपर ऐसा करके। आपने स्टेटमेंट दिया ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। याद रखना बेटा, अपर लोअर है इसलिए ट्रांस है, अपर अपर मतलब दिया अपर लोअर। यहां पर अगर अपर अपर या लोअर लोअर हो गया तो उसको सिस बोलते हैं। इसके बाद लिखिएगा बेटा, अच्छा इनमें कभी भी तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की ऐसा लगे तुम्हें, तो क्या सोचना है बेटा, हमेशा जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस अगर मैं इसको प्लेन मान लूं तो इस पॉइंट के अपोजिट आपको ये नजर आएगा, ठीक है? इसकी हाइट में यहां ये नजर आएगा बेटा, इसकी हाइट में ये नजर आएगा, इसके इसमें ये नजर आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि वो पॉइंट जो है वो आपस में वहां दिख रहे हैं कि नहीं, उतनी डिस्टेंस पे, उतने ही ऊपर या उतने ही नीचे, ठीक है? तो ये तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या देख पा रहे हो बेटा? Yes, sir. सिस फॉर्म जो है किसी भी नजर से तुमको ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं दिखाई देगा, ठीक है? अगर आप तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने को ट्राई भी करोगे तो पॉइंट्स उतने उस पे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? लेकिन ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका स्पेशल कॉन्सेप्ट है। याद है थोड़ी देर पहले एमाइन इन्वर्जन बताया था मैंने, और बोला था उसकी वजह से वो एमाइन क्या हो जाता है? इनएक्टिव। इसका भी कुछ वही स्टाइल है। तो लेट मी गिव यू नोट फॉर दैट। शुरू करें बेटा, नोट बोलू? Yes, sir. लिखना, cisdecaline is a chiral molecule without chiral center. Cisdecaline is a chiral molecule without a chiral center. But chirality is cancelled. But chirality is cancelled. Chirality is cancelled through a chair flipping process. Through a chair flipping process. चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस समझ रहे हो ना बेटा? ये जो तुम्हें नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, ये जो एक्सियल वाला स्टाइल दिख रहा है वो इक्विटोरियल हो जाएगा, और ये जो इक्विटोरियल वाला दिख रहा है ये किधर चला जाएगा? पूरा चेयर एक्सियल वाले उसमें, ठीक है? तो काइरलिटी इज कैंसिल्ड थ्रू चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस, ठीक है? चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस एक्चुअली इसमें एक टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो घूम करके वो एक जैसा दिखना शुरू हो जाता है। टू फोल्ड एक्सिस सिमेट्री 180 घुमा दोगे तो वैसे ही नजर आएगा। तो इसमें काइरलिटी कैंसिल हो जाती है बिकॉज ऑफ चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस, ठीक है? वरना इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर नहीं आएगी।
तो ये डेक्कालीन वाला पार्ट भी हो गया, इसको रिमूव कर दे बेटा। गाइस डेक्कालीन वाला पार्ट भी हो गया। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा गाइस, देखो एक डिजाइन में आपको बनाकर देता हूं। इसी का दूसरा डिजाइन देखो बेटा। इसको देखो बेटा, सब्स्टिट्यूटेड है ये। इसमें देखकर बता सकते हो बेटा कितने कायरल सेंटर्स हैं? देखकर बताइए बेटा कितने कायरल सेंटर्स है इसमें? कितने? 4 कायरल सेंटर्स दिख रहे हैं। तो इसमें बताइए, और ये सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल सा है भाई, चारों ग्रुप सब अलग अलग दिख रहा है। तो कितने इसमें कितने 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 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या कितने स्टीरियो आइसोमर्स आने चाहिए? कितने? 2 to the power 4 है ना? 16 आने चाहिए। तो इसका आंसर है ओनली 2। ओनली 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आपके लिए बड़ा स्पेशल एग्जांपल है बेटा। ओनली 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओनली 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक और देखो बेटा, क्या लगता है कितने कायरल सेंटर्स हैं इस पे? कैम्फर है ये। कितने कायरल सेंटर्स हैं? एक ये, एक ये, 2 ही तो है। यहाँ एच है, यहाँ CS3 लगा हुआ है, ये सब CS3 है। 2 कायरल सेंटर्स हैं। तो आइडियली कितना होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल है, 2 to the power क्या कर दें? 2। कितना होना चाहिए? 4। इसका भी आंसर है ओनली 2। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है बेटा, है ना? कि कायरल सेंटर ज्यादा हैं, उसके बाद भी तुम्हारे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स उतने नहीं आ रहे जितने हर बार आते थे। तो ये स्पेशल एग्जांपल्स हैं। इन व्हाट सेंस कि ऑल्दो यहां पर तुम्हें कायरल कार्बन 4 दिख रहे हैं, बट एक्चुअल जो इसका स्टीरियो सेंटर है वो केवल 1 है। एक्चुअली ये एक रिजिड फ्रेमवर्क है, ये भी एक रिजिड फ्रेमवर्क है। इनके डायस्टीरियोमर्स नहीं होते। ये और इसका मिरर इमेज दोनों रिजिड है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल है, मिरर इमेजेस है। इसके अलावा इनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि ये डायस्टीरियोमर्स बना दें। इसीलिए आपको 2 यहां पर मिल रहा है, 2 यहां पर मिल रहा है। ये स्पेशल एग्जांपल से बेटा एग्जाम में आएगा तो तुम्हें दिखाई देगा कि अच्छा ये तो हमने वहां पर पढ़ा था क्लासरूम में। एग्जैक्टली इसी तरह से बस आपको 2 लिख देना है, इवन दो यहां पर आपको 1 से ज्यादा कायरल सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? सो डू नॉट यूज फॉर्मूला हियर टू गेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जस्ट राइट 2 एंड पॉइंट क्या लिखेंगे? डायस्टीरियोमर्स आर नॉट पॉसिबल, ओनली इन एंशियोमर्स आर पॉसिबल। लिख लो बेटा इसको। So can you repeat the reason why there are only 2 optical isomers? I repeat,
Because of the rigid framework, they are not having diastereomers. Only mirror images are there, means in enantiomers. So 2 optical isomers. Yes. Done, beta? Done, sir. चल गाइस, एक छोटी सी और चीज, कई बार क्या होता है, कन्वर्जन्स के बगैर अपना काम नहीं चल पाता। फिशर प्रोजेक्शन, सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज, ये सब कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक आप यहां पर लिख लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ, पहले बात कर लेते हैं फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपको एक दिया हुआ है डायग्राम लाइक दिस, ये कार्बन दिया हुआ है और इसमें मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे दिखाया और यहां पर ऐसा है, यहां पर H लिखा हुआ है, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है और ये आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया C2H5, यहाँ पर OH लिख दिया। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करना बेटा, इसका RS निकाल लेना। क्या निकाल लेंगे? RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी दे देंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी देना अपने को आता ही है, ठीक है, प्रायोरिटी देना अपने को आता है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा किस में रखना है बेटा? ब्रोकन वेज पे, याद रखना। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को कहां पर रखेंगे? ब्रोकन वेज पे। कहां पर रखना है बेटा? ब्रोकन। अगर ब्रोकन वेज पे नहीं होगा तो वो एक्सचेंज ऑपरेशन याद है, इंटरचेंज वाला, दो इंटरचेंजेस कर देंगे और उसको ब्रोकन वेज पे लेके चले जाएंगे। फिर 1 2 3 को देखो बेटा, 1 2 3 कैसे आ रहा है? यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, एक फिशर प्रोजेक्शन ऐसा बनाएंगे और इसमें R सोचेंगे। R सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? H यहां रख देंगे। R कैसे आता है बेटा? 1 2 3 हो गया ना? नहीं समझे? अब 1 वाला ग्रुप जो है उसको यहां डाल दो, 2 वाला ग्रुप यहां डाल दो, 3 वाला यहां डाल दो। हाँ, ऑप्शन में अगर ऐसा ना दिया हो तो क्या करें? तो फिर इंटरचेंज ऑपरेशन करके जिस ऑप्शन से मैच करेगा उससे मैच करा लेंगे, दो इंटरचेंजेस दिखा करके। इज माय पॉइंट क्लियर बेटा? इसको हाईलाइट कर लो बेटा। डन बेटा? Yes. इसके बाद आप डालिएगा हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन टू न्यूमैन और फिशर प्रोजेक्शन। सॉहर्ट्स टू फिशर, न्यूमैन टू फिशर, सॉहर्ट्स टू न्यूमैन, न्यूमैन टू सॉहर्ट्स, कुछ को कुछ भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है गाइस? ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। गाइस, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये डाउन है, ये भी डाउन है। तो अगर कभी ऐसा समझने में दिक्कत हो, कहीं ऊपर वाला तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, मैंने सब क्लियर कर दिया। हाँ, डायग्राम जब आपको एग्जाम में बना हुआ आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा। क्या आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन है? Yes. ठीक है, अब आप ऐसे समझ लो कि ये सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है
100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन दिया हुआ है, जो इसमें जैसा दिख रहा है उसी स्टाइल से आप इसको जो है ऐसा बना दो। जो लेफ्ट दिख रहा है वो लेफ्ट, जो राइट दिख रहा है वो जो राइट, और जो डाउन डाउन दिख रहा है वो ऊपर और नीचे ऐसे लिख देना है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है बेटा। क्या कर देंगे, ये एच दिख रहा है यहां डाल दिया, ये ओ एच दिख रहा है यहां डाल दिया, ये एच दिख रहा है यहां डाल दिया, ये ओ एच दिख रहा है यहां डाल दिया, और ये जो डाउन डाउन दिख रहे हैं इसको सीधा कर दो बस, COH COH। क्या तुमको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? आप इसको ऐसे समझो कि एक शेर है जिसकी दो टांगे, एक हेड है और एक टेल है, और तुम शेर के ऊपर जंप करके बैठ गए, शेर फैल गया। क्या हो गया, ये आपका हेड है, ये टेल है, ये उसके लेग्स है। क्या समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका फॉर्म है ये एक्लिप्स होना चाहिए। क्या होना जरूरी है? एक्लिप्स होना जरूरी है। एक्लिप्स वे में होगा तो आप उसको सीधे सीधे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। अगर एक्लिप्स नहीं है तो घुमा लो पहले, तो ये लिखना जरूरी है। If eclipse is not given, then rotate, because rotation about single bond is free rotation allowed है। घुमाकर इसको उसके eclipse बना लिया। जो दोनों ग्रुप डाउन होने चाहिए, लेफ्ट राइट तो होते ही होते हैं अपने आप, डाउन डाउन वाले ग्रुप को सीधे वर्टिकल लाइन में डाल दिया और लेफ्ट राइट बना दिया। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई बेटा? Yes, sir. और सोर्स नहीं दिया है, मान लो न्यूमैन दिया है, तो न्यूमैन को पहले सोर्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे अगर मैं इसका तुम्हें दिखाऊं तो न्यूमैन ऐसा नजर आएगा। अगर तुम देखोगे तो तुमको सब याद आएगा। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इस 100 हर्ट्ज का। ध्यान से देखो, COH डाउन है फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन में देखो COH डाउन है, डाउन दिखा दिया, लेफ्ट दिखाया, राइट दिखाया, और एक्लिप्स फॉर्म में दिखाया। क्या समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब तुमको इससे इसमें जाना है तो क्या करना है, फ्रंट कार्बन को पकड़ा, बैक कार्बन को पकड़ा, स्ट्रेच कर दिया, मिल गया ना। ये फ्रंट और बैक को पकड़ा, ऐसे प्रेस कर दिया, ऐसा नजर आने लगा। बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाकर नहीं रखना है। तो वो लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करेंगे? आप बोल सकते हो वो OH जो है वो लेफ्ट पे है, बट आपको वहाँ पे राइट पे है। कहाँ OH लेफ्ट पे, ये राइट पे। किसका राइट बोल रहे हो? मैं ऐसा खड़ा हूं और मुझे ये राइट OH दिख रहा है। अच्छा, मैंने ये लेफ्ट लिख दिया क्या? अच्छा, वो बता दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो है इस तरफ से देखने के चक्कर में लेफ्ट हो गया। बाकी बात सब सही है, लिखा हुआ कुछ भी आप मान लें, बाकी सब सही है, ठीक है। और कोई डिफरेंस नजर आ? सर आपने वहाँ पे 100 हर्ट्ज पोजीशन में वहाँ पे OH की जगह लेफ्ट लिखा है अपने ब्रैकेट में साइड में। यहाँ की बात कर रहे हो ना? हाँ। अब तो मेरे लिए फिर लेफ्ट पोजीशन हो गई, मतलब मैं ऐसे खड़ा हो गया या ऐसे खड़ा हो गया, किधर से लेफ्ट आ रहा है, इधर से लेफ्ट आ रहा है, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो वो पोजीशनिंग वैसी है, वो लेफ्ट राइट, आप उसको राइट कर लो, इधर राइट लिख दो, ठीक है बेटा। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया? हाँ, ये लो, नोट कर लो। और आपको पूरी बुकलेट अटेम्प्ट करनी है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखा दिए हैं। Then you can leave.